चिर सजग आंखें उन्नीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। चिर सजग आंखें उन्नीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित भी उमरोले। आज पिया लोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जा गया विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। ये पंक्तियां हैं हिंदी साहित्य की प्रख्यात कवियत्री एवं लेखिका महादेवी वर्मा जी की। महादेवी वर्मा की गिनती छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ श्री जयशंकर प्रसाद, श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एवं सुमित्रानंदन पंत के साथ की जाती है। महादेवी जी का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। आपके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा और माता का नाम श्रीमती हेमरानी वर्मा था। इनकी माता भी कवियत्री थीं। महादेवी जी के नाना ब्रज भाषा के अच्छे कवि थे। इससे बचपन से ही महादेवी जी में कविता करने की रुचि उत्पन्न हो गई थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। वहाँ उन्होंने 6वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की। घर पर ही चित्रकला, संगीत आदि की शिक्षा उन्हें दी गई। महादेवी जी ने बीए जबलपुर से किया। सन 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में आपने एमए की उपाधि प्राप्त की। महादेवी जी का विवाह डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा जी के साथ हुआ था। एमए उत्तीर्ण करने के उपरांत वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य नियुक्त हुई। उनका जीवन शिक्षा और साहित्य सृजन में ही व्यतीत हुआ। महादेवी वर्मा जी का निधन 11 सितंबर 1987 को प्रयाग में हुआ। महादेवी जी हिंदी साहित्योपवन की सुरभि सुमन रही हैं। साहित्य जगत की देदीप्यमान नक्षत्र हैं। उन्होंने गद्य, कविता, शिक्षा और चित्रकला सभी क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित किया है। काव्य संग्रह है उनके निहार जो 1930 में प्रकाशित हुआ, रश्मि 1932 में प्रकाशित हुआ, नीरजा 1935 में प्रकाशित हुआ, सांध्य गीत 1936 में प्रकाशित हुआ, दीप शिखा 1942 में प्रकाशित हुई। इस तरह से और अनेक इनके काव्य ग्रंथ हैं। गद्य साहित्य में भी महियसी महादेवी वर्मा ने कीर्तिमान स्थापित किया है। आपने निबंध और रेखाचित्र के माध्यम से साहित्य जगत की भरपूर सेवा की है। निबंध संकलनों में आलोचना श्रृंखला की कड़ियाँ, संकल्पिता, क्षणदा, साहित्यकार की आस्था और अन्य निबंध इसमें संकलित हैं। रेखा चित्र जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, और आपने प्रारंभ में चांद पत्रिका का संपादन भी कुछ दिन किया है और हिमालय ग्रंथ का आपने संपादन किया है। महादेवी जी के प्रदेय को देखते हुए, उनकी साहित्य सेवा को देखते हुए उन्हें अनेक अलंकरणों से अलंकृत किया गया। सक्सेरिया पुरस्कार उन्हें 1934 में प्रदान किया गया। द्विवेदी पदक 1942 में प्राप्त हुआ। मंगला प्रसाद पुरस्कार 1943 में इन्हें प्राप्त हुआ। भारत भारती पुरस्कार 1943 में मिला। भारत सरकार ने महियसी महादेवी वर्मा को 1956 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। आपको 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और फिर से भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण
1989 में आपको प्रदान किया गया। इनके अतिरिक्त अनेक अलंकरण महादेवी जी को प्राप्त हुए और महादेवी जी इन अलंकरणों से भी बहुत आगे हैं। महादेवी जी की रचनाएं साहित्य की अमूल्य निधि हैं। गद्य और पद्य में दोनों में गद्य और पद्य दोनों पर आपका समान अधिकार रहा है। गद्य साहित्य में संस्मरणों और रेखा चित्र लेखन को प्रारंभ करने का श्रेय महादेवी जी को ही जाता है। इनके संस्मरणों में कोमल मानवीय भावनाओं और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति बहुत ही हृदय स्पर्शी एवं मार्मिकता के साथ हुई है। महादेवी जी के पात्र प्रायः अनाथ, स्नेह से वंचित, गरीब, समाज द्वारा प्रताड़ित किंतु ईमानदार व्यक्ति अथवा पशु पक्षी होते हैं। इन्होंने नारी की समस्याओं को भी बहुत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया है। बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित घीसा एक चर्चित रेखा चित्र है जिसमें महादेवी जी का एक संवेदनशील एवं सहज सा अध्यापकीय व्यक्तित्व उभर कर सामने आया है। अब प्रश्न यह उठता है कि रेखा चित्र है क्या? आइए सबसे पहले हम रेखा चित्र को समझें। वास्तव में रेखा चित्र एक भाव प्रधान रचना है जिसमें एक ही वस्तु विषय का भाव प्रवण, मार्मिक एवं प्रभावी किंतु शाब्दिक रेखाओं में अंकन होता है। रेखा चित्र किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में मर्म स्पर्शी, भावपूर्ण एवं सजीव अंकन होता है। रेखा चित्र वर्णन प्रधान संस्मरण कहा जाता है, किंतु चित्रात्मकता संस्मरण से पृथक कर देती है। रेखा चित्र में कहानी की तरह चरित्र का उद्घाटन तो होता है, लेकिन कहानी के पात्र कल्पित होते हैं और रेखा चित्र के वास्तविक होते हैं। कुछ विद्वान रेखा चित्र और संस्मरण को एक ही मानते हैं, परंतु दोनों में थोड़ा सा तात्विक अंतर है। संस्मरण लेखक के स्मृति पटल पर अंकित किसी विशिष्ट व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का विवरण होता है, जबकि रेखा चित्र किसी वस्तु या पात्र का आकर्षक ढंग से चित्रात्मक वर्णन होता है। संस्मरण जो है वह वास्तविक होता है। रेखा चित्र काल्पनिक भी हो सकता है, संस्मरण संक्षिप्त होता है, जबकि रेखा चित्र विस्तृत होता है। संस्मरण किसी महापुरुष या विशिष्ट घटना से संबंधित होता है और रेखा चित्र किसी भी साधारण विषय पर लिखा जा सकता है। अब आइए देखते हैं कि रेखा चित्र के आवश्यक तत्व क्या क्या हैं। पहला तो है वास्तविक वर्णन। रेखा चित्र वास्तविक और यथार्थ होना चाहिए। वर्णित व्यक्ति या वस्तु के प्रति लेखक का घनिष्ठ रागात्मक संबंध होना ये दूसरा तत्व है। रेखा चित्र रचना का मूल प्रेरणा बिंदु वर्णित व्यक्ति या वस्तु के प्रति लेखक का किसी न किसी प्रकार का घनिष्ठ रागात्मक लगाव होना परमावश्यक है। तीसरा है संतुलन एवं तटस्थता। भाव एवं संवेदना जागृत करने में लेखक का व्यक्तित्व तटस्थ एवं संतुलित होना चाहिए, अन्यथा अतिरंजना का दोष सामने आ जाएगा जो रेखा चित्र की स्वाभाविकता को समाप्त कर सकता है। और चौथा तत्व है सूक्ष्म निरीक्षण एवं चित्रात्मकता। व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं उसके आंतरिक पक्ष को उभारने के लिए चित्रण की बारीकी एवं विश्लेषण की सूक्ष्मता का होना परमावश्यक है, अनिवार्य है। अब रेखा चित्र होते कितने प्रकार के हैं? तो रेखा चित्र मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। एक तो वर्णनात्मक, दूसरा संस्मरणात्मक, और तीसरा है चरित्र प्रधान, और चौथा है व्यंग्यात्मक,
और अभी मनोविश्लेषणात्मक रेखा चित्र भी लिखे जाने लगे हैं। तो इस तरह से 5 भेद होते हैं इसके। रेखा चित्र का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र पद्म पराग को माना गया है, जिसके लेखक हैं श्री पद्म सिंह शर्मा। महादेवी जी के अतिरिक्त श्री राम शर्मा का प्राणों का सौदा, श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी की माटी की मूर्तें, देवेंद्र सत्यार्थी बहुत अच्छे रेखा चित्रकार रहे हैं। इन्होंने लोकगीतों पर भी बहुत काम किया है। इनका रेखाएं बोल उठी। बनारसी दास चतुर्वेदी की जो सेतुबंध है, और श्री कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की शंख बजे, श्री माखनलाल चतुर्वेदी की समय के पांव, और जगदीश चंद्र माथुर की 10 तस्वीरें, डॉक्टर नगेंद्र की चेतना के बिंब, फणीश्वरनाथ रेणु की वन तुलसी की गंध आदि अनेक उत्कृष्ट रेखा चित्र अभी भी लिखे जा रहे हैं। आइए हम लोग चलते हैं घीसा रेखा चित्र में, जिसे महादेवी जी ने बहुत ही भावनात्मक स्तर पर लिखा है। घीसा रेखा चित्र में वंचित समाज के पितृविहीन और कुपोषित शिष्य घीसा और गुरु महादेवी जी के रागात्मक संबंधों के एहसास को देखा जा सकता है। घीसा के जीवन में सुधार और उमंग के भाव एक साथ दिखाई देते हैं, जो अल्पकालिक साबित होते हैं। घीसा एक ऐसा बालक है जो अत्यधिक गरीब, दुबला पतला और कुपोषण का शिकार है। वह पक्के रंग का, सुडौल, मलिन मुख पर पीली व श्वेत आँखें, पतले होंठ, सिर पर छोटे छोटे रूखे बाल, उभरी हुई हड्डियाँ, मटमैली हथेली तथा फटे पुराने कपड़े, किंतु आँखों में कौतूहल, जिज्ञासा का भाव दिखाई देता था। सीखने की ललक थी घीसा में। घीसा के जन्म के पहले ही उसके पिता का देहांत हो गया था। घर में बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। माँ ने ही उसे पाला पोसा। इसीलिए जब उसकी माँ उसे एक ओर लिटाकर मजदूरी के काम में लग जाती थी, तब वह पेट के बल घिसट घिसट कर चलता था। इसीलिए उसका नाम घीसा पड़ गया। महादेवी वर्मा जी अपने रेखा चित्र में आगे कहती हैं कि गुरु के प्रति उसका अगाध प्रेम था। वह सुबह पहले आकर पीपल के पेड़ के नीचे की जगह गोबर और मिट्टी से लीपा करता था, फिर नहाकर आकर कक्षा में बैठता था। जब गुरुजी स्वच्छ रहने की सलाह देती हैं, तब वह अपनी माँ से साबुन की मांग करता है कि माँ, मुझे अपने कपड़े धोना है, गुरुजी ने कहा है साफ कपड़े पहन कर आया करो। तब माँ कहती हैं, बेटा अभी मजदूरी तो मिली नहीं है, मजदूरी मिलने पर हम तुम्हें साबुन दे पाऊँगी। बाद में जब मजदूरी मिलती है, घीसा की माँ उन्हें साबुन लाकर देती है। घीसा अपने से अपना कुर्ता धोता है और वह सूख नहीं पाता। उसे विद्यालय पहुंचना है तो वह गीला कुर्ता पहन करके ही वह विद्यालय पहुंच जाता है। यह देखकर लेखिका महादेवी वर्मा जी की आंखें गीली हो जाती हैं, गला भरभरा जाता है, वे दुखी हो जाती हैं। और घीसा के पास न पैसा था न खेत, फिर भी वह गुरु भक्त था, उदार था। पूरा सत्र समाप्त होता है। महादेवी जी को कहीं जाना है। घीसा अपने गुरु को विदाई देना चाहता है। उसके हृदय में महादेवी जी यानी गुरु जी के प्रति अपार श्रद्धा थी। वह गुरु जी से झूठ बोलना, भगवान से झूठ बोलना मानता था। वह महादेवी जी को ईश्वर से भी बड़ा मानता था। वह विदाई में गुरु जी को तरबूज देना चाहता था। वह किसी के खेत पर देख आया था और बाकी तो उसके पास कुछ था नहीं। वह खेत पर खेत के मालिक
के पास तरबूज लेने जाता है, लेकिन वहाँ खेत में मालिक का बेटा बैठा रहता है जो घीसा से परिचित है। घीसा ने जो नया कुर्ता सिलवाया था उसकी नज़र उस कुर्ते पर बहुत दिनों से थी। घीसा गुरु जी को देने के लिए तरबूज मांगता है, परंतु यह भी कहता है, देखो मेरे पास देने को पैसे नहीं हैं। वह तरबूज की कीमत पर उसके नए कुर्ते की मांग करता है। वह तरबूज के बदले अपना नया कुर्ता उसे दे देता है। तरबूज सफ़ेद न निकल जाए वह कटवा कर उंगली से चखता है। यह एक ऐसा प्रेम है जो आँखों को नम कर देता है। सांप्रदायिक दंगे के दौरान गुरु जी चपेट में न आ जाएं, यह सोचकर ज्वर से ग्रस्त होने के बावजूद भी अपनी झोपड़ी से उन्हें खोजने के लिए अकेला ही निकल पड़ता है। गुरु जी एक प्रतिष्ठित लेखिका होने के बावजूद भी जब भी अवकाश मिलता वे गंगा के किनारे, और जहाँ झूसी पार है वहीं झुग्गी झोपड़ी के इलाके में गरीब बच्चों के साथ अपने अवकाश का जो समय है उसे व्यतीत करती थीं। उन्हें पढ़ाती थीं, लिखाती थीं और स्वच्छता का महत्व बताती थीं। उन्होंने जब महादेवी जी ने तरबूज लेने से मना कर दिया तब उसकी माँ ने कहा, गुरु साहब आप नहीं लेंगी तो ये रात भर रोएगा, छुट्टी भर रोएगा और आपका बताया हुआ पाठ ये दोहराता रहेगा और छुट्टी के बाद पूरी किताब पट्टी पर लिखकर दिखा सकेगा। आप इसे स्वीकार कर लें। महादेवी जी ने उस तरबूज को सहर्ष स्वीकार किया और महादेवी जी आगे कहती हैं, और तब अपने स्नेह में प्रगल्भ उस बालक के सिर पर हाथ रखकर मैं भावातिरेक से ही निश्चिंत हो रही। उस तट पर किसी गुरु को किसी शिष्य से कभी ऐसी दक्षिणा न मिली होगी, ऐसा मुझे विश्वास नहीं, परंतु उस दक्षिणा के सामने संसार के अब तक सारे आदान प्रदान फीके जान पड़े। फिर घीसा के सुख का विशेष प्रबंध कर महादेवी जी बाहर चली गईं और लौटते लौटते उन्हें कई महीने लग गए। इस बीच में उसका कोई समाचार महादेवी जी को नहीं मिला। जब फिर उस ओर जाने का महादेवी जी को अवकाश मिला तब घीसा को उसके भगवान जी ने सदा के लिए पढ़ने से अवकाश दे दिया था। महादेवी जी कहती हैं, आज वह कहानी दोहराने की मुझ में शक्ति नहीं है, पर संभव है आज के कल, कल के कुछ दिनों में मास और मास के वर्ष बन जाने पर मैं दार्शनिक के समान धीर भाव से उस छोटे जीवन का उपेक्षित अंत बता सकूंगी। अभी मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि मैं अन्य मलिन मुखों में उसकी छाया ढूंढती हूँ। इस तरह से यह रेखा चित्र बहुत ही भावना प्रधान बन पड़ा है। अब प्रश्न ये उठता है कि घीसा कक्षा लगने के पूर्व क्या तैयारी करता था। वास्तव में घीसा शनिवार के दिन अपने छोटे दुर्बल हाथों से उस पीपल के चबूतरे को गोबर मिट्टी से लीपा पोता करता था। महादेवी जी की जो शीतल पाटी थी उसे झाड़ पोंछ कर साफ कर यथास्थान रख देता था। पेड़ की कोटर से कांच की दवात, टूटे निब और कलम पेड़ के कोटर से निकालकर यथास्थान रख दिया करता था। फिर इतवार को माँ के मजदूरी पर जाते ही एक मैले फटे कपड़े में बंधी मोटी रोटी और कुछ नमक का थोड़ा चबैना और गुड़ की डली बगल में दबाकर वह गंगा तट पर आकर उनका रास्ता देखा करता था। और जैसे ही दूर से उनकी नाव को आते देखता था तो तीर की तरह अपने साथियों को दौड़कर बताता था, गुरु साहब आ गईं, गुरु साहब आ गईं, और पेड़ के नीचे वो बैठ जाता था। घीसा को देखकर महादेवी जी कहती हैं, आंखें ही नहीं मेरा रोम रोम गीला हो गया। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? जब लेखिका ने
बच्चों को सफाई का महत्व समझाकर साफ सुथरे कपड़े पहनने को कहा तो सारे बच्चे जैसे तैसे पहुंच गए, लेकिन घीसा उनकी बातों को दिल से लगा लिया। वह उस समय नहीं आया। पूछने पर ज्ञात हुआ कि घीसा माँ से कपड़ा धोने के लिए साबुन मांग रहा था, लेकिन उसकी माँ को मजदूरी के पैसे नहीं मिले थे। दुकानदार ने अनाज के बदले साबुन नहीं दिया। कल रात माँ को पैसे मिले, वह साबुन लेने गई, अभी लौटी है। अतः घीसा कपड़े धो रहा है क्योंकि गुरु साहिबा ने कहा था कि नहा धोकर साफ कपड़े पहन करके आना। इसलिए घीसा कपड़े धोकर नहाकर गीला अंगोछा लपेटे और आधा भीगा कुर्ता पहने अपराधी के समान उनके सामने जाकर के खड़ा हो गया। तो उनकी आंखें ही नहीं, रोम रोम गीला हो गया। उनकी गुरुभक्ति देखकर महादेवी जी का हृदय द्रवित हो गया। अब एक प्रश्न बनता है कि महादेवी वर्मा जी अक्सर अपनी छुट्टियां कैसे बिताया करती थी। वास्तव में महादेवी वर्मा महिला विद्यापीठ की प्राचार्य थीं और जब उन्हें अवकाश मिलता था तो वे गंगा नदी के तट पर बसे झूंसी के खंडहर में बिताया करती थीं। वे हमेशा अवकाश मिलते ही वहां आ जाती थीं और वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर भाव विभोर हो जाती थी। उन्हें वह बहुत अच्छा लगता था। अब एक सवाल उभरता है कि महादेवी वर्मा को अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा घीसा ही क्यों याद रहा। वास्तव में महिषी महादेवी वर्मा जी को अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा घीसा ही इसलिए याद रहा क्योंकि उस मलिन सहमे से नन्हे विद्यार्थी की आंखों में न जाने कौन सी जिज्ञासा थी, जानने की ललक थी जो सिर्फ उन्हें ही देखा करता था। ऐसा लगता था मानो सारी विद्या बुद्धि को सोख लेना चाहता है, वो खींच लेना चाहता है। उनका एकमात्र लक्ष्य वह उन सबके बीच भी अकेला अपनी ओर महादेवी जी का ध्यान आकृष्ट करने में सफल रहा। उनकी संवेदना में वह जी उठा। महादेवी वर्मा एक स्थल पर कहती हैं, तब मैंने जाना कि जीवन का खरा सोना छिपाने के लिए उस मलिन शरीर को बनाने वाला ईश्वर उस बूढ़े आदमी से भिन्न नहीं जो अपने सोने की मुहर को कच्ची मिट्टी की दीवार में रखकर निश्चिंत हो जाता है। क्यों ऐसा कहा उन्होंने? वास्तव में जिस प्रकार वृद्ध व्यक्ति अपने समस्त जीवन की पूंजी को संचित कर रखता है, रखने का आसान भले ही उतना मजबूत न हो पर वो संतुष्ट रहता है कि उसकी पूंजी जो है सुरक्षित रहेगी, ठीक उसी प्रकार मानो ईश्वर ने भी अपने सारे मनुष्योचित गुण इस मलिन काया वाले निर्धन बालक में समाहित कर दिए थे, जो अन्य में दृष्टव्य नहीं होते। निश्चलता व व्यवहार की सरलता, सहजता, उसकी कर्तव्य परायणता और गुरु भक्ति अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलती। वास्तव में घीसा जो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, इसमें महिषी महादेवी वर्मा ने घीसा के माध्यम से निरीह, दुखी, गरीब बच्चों के चरित्र का उद्घाटन किया है और घीसा के माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि एक गरीब बालक किस तरह से गुरुभक्त हो सकता है और किस प्रकार वह ईमानदार, निष्ठावान, लगनशील, अध्ययनशील बन सकता है। और दूसरी बात, अवकाश के क्षणों में जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें इस तरह की बस्तियों में, उन्हें मैली कुचैली बस्तियों में जाकर बच्चों को एकत्र करके उन्हें लिखने पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही
उन्हें स्वच्छ रहने का संदेश भी दिया जाना चाहिए।